हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी चल रहा है आपका फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो सभी हैं प्रीवियस के क्वेश्चंस जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। और इसमें सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएँ। इसमें अभी हम लोग करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगला है कि प्रिज्म से गुजरने या निकलने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो ये वी वग्योर आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें से वी जो है वायलेट, वो सबसे अधिक विचलन करता है, यानी ये आपका हो जाएगा बैगनी कलर, ठीक है। बैगनी कलर जो है सबसे अधिक विचलन करता है। आप अगर हिंदी में याद रखना चाहते हो तो ये सातों रंग का आपका सीरीज जो है वो है बै जानी हा पीना ला, ठीक है। आप ये याद रख सकते हो, बै जा नी हा पीना ला। इसमें आपका सारा कलर आ गया, या इंग्लिश में वी वग्योर आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ये विकृति विज्ञानी प्रयोगशाला, ये आपका पैथो लैब है। पैथो लैब का हिंदी लिखा हुआ है कि इसमें जो आपका माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, सूक्ष्मदर्शी यूज किया जाता है, वह कैसा प्रतिबिंब बनाता है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसका प्रतिबिंब होता है आपका आवर्धित, आभासी और सीधा, ठीक है। आवर्धित क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीफाइड, आभासी हो गया आपका इमेजिनरी, और सीधा यानी इरेक्ट। तो ये इस तरह का इमेज आपका बनता है पैथो लैब में जो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई दर्पण से प्रकाश तरंग परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होता है, ये है आपका मिरर, यहाँ से अगर कोई प्रकाश तरंग रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसका क्या चीज है जो परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या परिवर्तन हो जाता है परावर्तित होने के बाद, यह है उसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड। अगर कोई प्रकाश तरंग दर्पण से रिफ्लेक्ट होता है तो उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक वाहनों के अग्र दीप यानी हेडलाइट जो है उसमें किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वाहन के हेडलाइट में किस तरह का दर्पण यूज किया जाता है, ये किया जाता है आपका अवतल दर्पण। किस तरह का दर्पण होता है, ये होता है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा गलत है। तो प्रकाश के लिए कौन सा गलत है, वह ध्वनि से अधिक चलता है, ये सही है। यानी ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक बार देख लिया। वह निर्वात में नहीं गुजर सकता है, यह गलत है, ठीक है, और सब सही है। अगला क्वेश्चन है कि मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है, यह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा आपका क्या हो गया, ये हो गया मिराज। तो मिराज बनने का कारण क्या है, मिराज बनने का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स है, ठीक है। अगला है कि प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज कार्य करता है परावर्तन के सिद्धांत पर। किस पर, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन दिखाई देता है। यानी चमकहीन होता है आपका गीला बालू, लेकिन सूखा बालू आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन होता है। आपका जो बालू सूखा होता है उस पर लाइट पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट करता है, जिस कारण से वो आपको चमकता हुआ नजर आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2, इसके परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए जहां पर आपका वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का रिलेशन दिया रहे, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा अपवर्तन, ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन। जहां पर आभासी और जो आपका रियल डेप्थ है उसमें डिफरेंस नजर आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है कि तड़ित की चमक की गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है। क्या बोला जाए, तड़ित क्या हो गया, ये आपका लाइटनिंग हो गया, थंडर वगैरह जो लाइटनिंग होता है, ठीक है। अब जिसको बिजली बोलते हो, बिजली कड़क रहा है, तो बिजली कड़कने के टाइम में आप देखते हो कि आपको दिख पहले जाता है लेकिन साउंड बाद में आता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि लाइट का स्पीड साउंड के स्पीड से अधिक है। इस कारण से सबसे पहले आपके पास क्या पहुंच जाता है, लाइट पहुंच जाता है, फिर आपको साउंड पहुंचता है। तो इसका हो जाएगा प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक है, इस कारण से।
अगला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कौन होगा। अच्छा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर है। अब इसके वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होता है, ये होता है 0 डिग्री। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण का आपतित कोण यानी इंसिडेंट एंगल। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है किस चीज में। अगर कोई तरंग किसी दर्पण से परावर्तित हो रहा है तो उसके आयाम में परिवर्तन आता है। अगला क्वेश्चन है कि एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः M1 और M2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी। अच्छा क्वेश्चन, आपको याद ऐसे क्वेश्चन रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरली आप फिर ये क्वेश्चन कब देखोगे पता नहीं। क्या बोला जा रहा है कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसमें नीचे जो आपका आवर्धन क्षमता बोला जा रहा है, 2 लेंस है, अभिदृश्यक यानी मैग्नीफाइंग जो ग्लास नीचे में लगा हुआ है, इसका आपका दिया हुआ है M1, ठीक है, इसका मैग्नीफाइंग पावर, और आंख के पास यानी आई पीस जो लगा हुआ है, इसका दिया हुआ है M2, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि पूरे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आवर्धन क्षमता है, मैग्नीफाइंग पावर है, वो कितना होगा, तो वो होता है M1 इंटू M2। क्या होता है, M1 इंटू M2। इसका आप ध्यान रखना और अच्छा क्वेश्चन आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। आपको पता है कि अगर कोई एक डिस्टेंस के बाद अगर नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो वह किस रोग से पीड़ित होगा, वह होगा मायोपिया से यानी निकट दृष्टि दोष से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है। सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु में लाने का यानी एक जगह फोकस करने का, सन लाइट को आप एक जगह फोकस कर सकते हो किसकी मदद से, ये आप जानते होगे कि स्कूल टाइम में आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत किया होगा। तो ये होता है अवतल दर्पण, ठीक है। यहाँ पर 2 चीजें रह सकती है, या तो आपको कॉन्वेक्स लेंस रहेगा, ठीक है, आप ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव मिरर, ये 2 चीजें हो सकती है, आप इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है। क्या बोला जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकती है। कब इसका इमेज जो है वह रियल हो जाएगा, इसका कंडीशन क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए कि यदि दर्पण पर पड़ने वाली किरणें अभिसारी है तो वह प्रतिबिंब रियल इमेज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। प्रकाश का रंग निश्चित किस तरह से किया जा सकता है, प्रकाश का जो रंग है उसका निश्चित किया जाता है उससे तरंग दैर्घ्य से। किससे किया जाता है, उसके तरंग दैर्घ्य से यानी वेवलेंथ से। अगला क्वेश्चन है कि यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। अगर वायुमंडल है ही नहीं तो पृथ्वी से आकाश काला रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है क्योंकि बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और आप कंफ्यूज रहते हो आंसर क्या होगा। तो समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जल के अणुओं द्वारा नीचे प्रकाश का परिकिरणन होता है, ठीक है, जल के अणुओं के द्वारा नीचे प्रकाश का परिकिरणन होता है, इसी कारण से आपको वह नीला नजर आता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं। सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर सीवी रमन को उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या आपको पता है कि सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए मिला था, ये मिला था उनको 1930 ईस्वी में, ठीक है, 28 फरवरी 1930 ईस्वी में। किसके लिए, तो प्रकाश के परिकिरणन के अध्ययन के लिए, और इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को साइंस दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो कैमरे में किस तरह का लेंस का यूज किया जाता है, ये किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस का। किस तरह का लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो आप यूज करते हो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस।
तो इसमें से कौन सा वो आपका यूज हो जाएगा, वो है आपका अभिसारी लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। अगला क्वेश्चन है कि ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग में लाया जाता है, तो यह है संचार यानी टेलीफोन वगैरह के लिए, या कोई भी ऐसा जो भी संचार का मीडियम हो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑप्टिक फाइबर का। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि, क्यों दिखाई देता है वस्तु, ये मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन कुछ और था कि वस्तु को देखने का कारण है कि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित हो जाती है। ठीक है, जिस चीज को आप देखते हो वहां से आंखों की ओर प्रकाश परावर्तित हो जाती है, जिसके कारण से आपको वह इमेज ठीक ठीक दिख पाता है। अगला क्वेश्चन है कि आंखों के रेटिना पर बना बीम होता है, तो आंखों के रेटिना पर बना बीम कैसा होता है, ये होता है वास्तविक और उल्टा। आप सब जानते हो उल्टा इमेज बनता है आंख में, तो ये हो गया वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद वस्तु नहीं देखी जा सकती, क्योंकि क्या कारण है कि आप जानते हो जब कुहासा होता है तो उसमें आप कुछ भी क्लियर देख नहीं पाते, उसका क्या कारण है, इसका कारण है कि अधिकतर प्रकाश परिकिरणित हो जाता है यानी स्कैटर हो जाता है। ठीक है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट है इस पर जो लाइट पड़ता है वो जाके फिर आप जानते हो ये बहुत डेंस होता है, अगर कुहासा है तो इस पर जाके धूलकण जो होता है वो भी उस पानी के बूंदों के साथ होता है, तो ये लाइट स्कैटर हो जाता है और आपके आंखों तक नहीं पहुंचता है। इस कारण से जो ऑब्जेक्ट है वो ऑलमोस्ट जो ये लेयर है, ठीक है, ये फॉग का, ये ऑलमोस्ट अपारदर्शी हो जाता है। तो आपका सही आंसर है अधिकतर प्रकाश परिकिरणित हो जाता है जिससे अपारदर्शक प्रतीत होता है। ठीक है, इस कारण से आप उसमें देख नहीं पाते हो वस्तुओं को क्लियरली। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोल दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 है तथा इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, अभिदृश्यक यानी ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक सिंपल से न्यूमेरिकल जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है कि एक खगोल दूरदर्शी है, उसका आवर्धन क्षमता यानी मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता क्या हो गया, मैग्नीफाइंग पावर, वो 10 है तथा इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी फोकल लेंथ उसका 20 सेंटीमीटर है, मैग्नीफाइंग पावर उसका 10 है, तो ऑब्जेक्ट की फोकस दूरी क्या होगी। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज याद रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ अपॉन उसके नेत्रिका का यानी जो आई पीस है उसका फोकल लेंथ। ठीक है, ये आप याद रखना कि मैग्नीफाइंग पावर जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ, उसका जो अभिदृश्यक है उसका फोकल लेंथ अपॉन उसका जो आई पीस है यानी नेत्रिका है उसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मैग्नीफाइंग पावर दिया हुआ है वो कितना है, वो है आपका 10, और आपको दिया हुआ है अभिदृश्यक का निकालना है और नेत्रिका का दिया हुआ है, यानी 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको एफ निकालना है यानी ऑब्जेक्ट का निकालना है, और नेत्रिका का दिया हुआ है यानी आई पीस का दिया हुआ है, तो ये है आपका 20। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका क्लियरली निकल जाएगा एफ इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 200 आपका जो यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है, यानी वेवलेंथ सबसे अधिक किसका होता है। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वेवलेंथ सबसे अधिक होता है लाल का और सबसे कम होता है बैंगनी का। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है, यानी पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा मिरर का यूज किया जाता है गाड़ी वगैरह में, किसका किया जाता है, ये किया जाता है उत्तल का यानी कॉन्वेक्स का। अगला क्वेश्चन है इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो ये होते हैं 7 रंग। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उनतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके। क्या बोला जा रहा है, एक वस्तु को आप, अच्छा ये उनतोत्तर क्या हो गया, उनतोदर आपका जो लेंस होता है वो हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस का बात कर रहा है। अब ये बोला जा रहा है कि वस्तु को आप कहाँ रखोगे ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट का लेंथ है और इमेज का लेंथ है ये दोनों समान हो, तो ये आप रखोगे 2f पर। ठीक है, 2f पर जब आप रखोगे तो आपका ऑब्जेक्ट का जो साइज है और जो इमेज का साइज है वह समान होगा।
तो कौन सा ऑप्शन है ये आपका फोकस की दोगुनी लंबाई पर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं 2f। यहाँ पर आपका होता है f और यहाँ पर होता है 2f। तो 2f पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज भी 2f पर ही बनेगा और वह दोगुना सेम साइज का बनेगा जिस साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस का जो इमेजेस है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपको आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ जो कॉन्वेक्स लेंस से इमेजेस बन सकते हैं। देखो एक्चुअली मैं ये डिटेल लेना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है, पर अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आपसे पूछा सकता है कोई भी, तो इसलिए मैंने ये लिया। और अभी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा और किस तरह का इमेज होगा। तो ये मैंने इंग्लिश में ही लिया है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप इसको इजीली समझ लोगे, ठीक है। पहला है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये आप याद रखना, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ये कॉनकेव के लिए नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो पहला केस है कि अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहाँ बनेगा, ये फोकस पर बनेगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी इसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये है आपका f और ये है आपका 2f। तो इसके बाद कहीं पर इन्फिनिटी से आपने रेस को लिया है, ठीक है, ये आपका रेस आएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट ये जो इमेज बनेगा वो बनेगा कहाँ बनेगा, वो बनेगा फोकस पे। इधर आपका जिस तरह से यहाँ f है उस तरह से दूसरे साइड भी होता है, तो ये बनेगा फोकस पर और ये हाईली डिमिनिश्ड और बनेगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटा बनेगा और ये रियल और इन्वर्टेड होगा यानी वास्तविक और उल्टा होगा। ये उल्टा हम लोगों का इमेज बना था, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि बियॉन्ड 2f। तो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपका f है, ये आपका 2f है। तो 2f के बाद आपने अगर कहीं लिया है, ठीक है, तो ये इमेज इसका कहाँ बनेगा, ये बनेगा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपका ये था f, मान लो ये था f, ये है 2f। तो f और 2f के बीच में ही बनेगा दूसरे साइड, ये आपका लेंस है तो दूसरे साइड f और 2f के बीच में आपका बनेगा अगर 2f के बाद आपने लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये है 2f और ऑब्जेक्ट आपका 2f के बाद है, तो ये जो है f और 2f के बीच में कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। और किस तरह का इमेज होगा, डिमिनिश्ड होगा यानी छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, और रियल और इन्वर्टेड होगा यानी वास्तविक होगा और यह उल्टा होगा। अगला है एट 2f। तो अभी जो हम लोग के इमेज में f और 2f था, तो 2f पे ही अगर आप लेते हो तो ये जो है ये दूसरा साइड 2f पे ही बनेगा, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f, तो 2f पे आप लेते हो तो 2f पे ही बनेगा और सेम साइज बनेगा, ठीक है, सेम साइज का बनेगा। अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया था वहाँ वही पूछा गया था कि सेम साइज का कब बनेगा, तो सेम साइज का तब बनेगा जब आप 2f पे इसको लोगे। तो और बनेगा कैसा, ये होगा रियल और इन्वर्टेड, ठीक है, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। अगला है कि बिटवीन f एंड 2f। अब देखो होता क्या है कि 2f तक आपका जो रिपीट हुआ है, 2f तक आपका जो सीरियल वाइज ऑर्डर चला है, इसी का रिवर्स ऑर्डर अब चलेगा 2f के बाद। यानी सबसे पहले आपने इन्फिनिटी से लिया और आपका बन गया फोकस पे, ठीक है। तो आप एक बार इसको डायग्राम से समझने का कोशिश करो। आपने अगर इन्फिनिटी से लिया तो ये कहाँ बना, ये बना f पर, ठीक है। आप इसको ध्यान से रखना कि अगर आपने इसको इन्फिनिटी से लिया है तो ये आपका f पे इमेज बन रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसके 2f के बाद लिया, इन्फिनिटी पर नहीं लिया, 2f के बाद आपने लिया, तो यह f और 2f के बीच में बना है इमेज। और तीसरा केस आपका था 2f पे अगर आपने लिया है तो यह 2f पे ही बनेगा, ठीक है। और इस केस में आपका जो इमेज का साइज है वह ऑब्जेक्ट के साइज के अनुसार होता है। और इससे पहले जैसे आपने बियॉन्ड 2f लिया था तो यहाँ पर इससे छोटा ही बनेगा f और 2f के बीच में, और इन्फिनिटी लिया ये f पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया हुआ है इसी तरह से आपका ऑब्जेक्ट और इमेज का रिलेशन होता है। अब देखो, अब यहाँ पर आपने ले लिया 2f पर, अभी तक आपने देखा था कि ये छोटा से बड़ा होता जा रहा था। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे यह उल्टा होता जाएगा। अब आप क्या करोगे, अब आप लोगे कहाँ पर,
F और 2F के बीच में, ये ऑब्जेक्ट आपका हो गया F और 2F के बीच में। तो अब जो इमेज इसका बनेगा वो कहाँ बनना चाहिए? अब देखो पहले इमेज जो आपका था F और 2F के बीच में, तब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ था? आपका था बियॉन्ड 2F, यहाँ पर 2F के बाद था। तो अब इमेज बनेगा इसका 2F के बाद, ठीक है। इसको आप अच्छे से समझ लो। इसमें देखो अब 2F के बाद यहाँ इमेज बनेगा, क्योंकि अब बस रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। अभी F और 2F के बीच में था तब। अब अगर F पे आपका आ जाए, ठीक है, F पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? इसका इमेज बनेगा जैसे यहाँ पर आपका इन्फिनिटी पर था तो 2F पे बनता था, सॉरी 2F पे नहीं, F पे बनता था। तो यहाँ पर अभी ऑब्जेक्ट आपका F पे है, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज बनेगा इन्फिनिटी में, ठीक है। और अगर F और ये है आपका फोकल लेंथ, सॉरी इसका पोल, तो F और पोल के बीच में है, तो ये स्पेशल केस है, ये इसी साइड इमेज बनेगा और बहुत ही हाईली एग्जैगरेटेड इमेज बनेगा, यानी बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो आई होप कि आपको डायग्राम से समझ में आया होगा। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैं चैप्टर पढ़ूंगा इसका तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अभी बस आप याद रखने के लिए आपको मैंने बताया, आप इसको याद रख लो। तो बिटवीन F और 2F था, तो कहाँ बना? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनलार्ज, यानी अब देखो बड़ा होना चालू हो गया, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड ही होगा। और एट फोकस अगर है तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पर और हाईली एनलार्ज्ड होगा। जिस तरह से छोटा होते जा रहा था वैसे ही अब बड़ा होता जाएगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। और बिटवीन F एंड ऑप्टिकल सेंटर, जिसको मैंने पोल बोला, तो F और पोल के बीच में अगर है तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, यानी ये इसी साइड बनेगा, जिस साइड से आप ऑब्जेक्ट आपने रखा है वहीं पर ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगा, और ये भी बड़ा बनेगा, और ये होगा वर्चुअल और इरेक्ट। आप याद रखना। आप देखो यहाँ तक आपका सारा जो है यह है रियल और इन्वर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। लेकिन इस केस में आपका जो है इमेज हुआ वास्तविक नहीं बनता है, वह काल्पनिक बनता है और इरेक्ट यानी सीधा बनता है, ठीक है। अभी तक जो भी इमेज आपने यहाँ पर बनाया वो सब आपका इमेज उल्टा था, लेकिन इस केस में, लास्ट वाले केस में क्या होता है, ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपका इमेज यहीं पर बन जाएगा और ये काल्पनिक इमेज होगा और यह सीधा ही होगा। देखो ये उल्टा नहीं है जो मैंने अभी बनाया, ये सीधा ही है। तो यही था आपका लास्ट वाला। तो ये एक केस है जिसको आपको याद रखना ही पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अब आपका जो कॉन्वेक्स लेंस का इमेज वाला प्रॉपर्टी है वो शायद क्लियर हो गया होगा कुछ हद तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति, प्रकाश की गति के तुलना में रेडियो तरंग का गति किस तरह से होता है? तो रेडियो तरंग का गति समान होता है, ठीक है। प्रकाश तरंग और रेडियो तरंग का गति एक समान होता है। अगला क्वेश्चन है कि SI सिस्टम में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? लेंस का शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर। रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है, तो रोशनी के लिए यूज किया गया साधारण ट्यूबलाइट में क्या होता है? इसमें 2 फिलामेंट होता है, फ्लोरोसेंट पदार्थ होता है और पारा वाष्प होता है, यानी वेपर, मरकरी वेपर होता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद रखो। इसमें से देखो कभी आपको 2 चीज़ें दिया जाएगा, कभी इन तीनों चीज़ें दे दिया जाएगा। अब अगर तीनों चीज़ आपको साथ में दिया हुआ है तो देखो फ्लोरोसेंट पदार्थ, पारावाष्प, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 3 साथ में दिया हुआ है तो आपको वहाँ से सबसे जो उपयुक्त है वो लेना है, तो वो तीनों आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को ठीक प्रकार से देखने में असमर्थ है। आंख के इस दोष को ठीक करने के लिए लेंस की क्षमता क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप बोल सकते हो। आपने जनरली शायद इस क्वेश्चन को पढ़ा भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक बार फिर से आप पढ़ो। बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, इसका प्रॉब्लम है और 2 मीटर से अधिक दूरी वह नहीं देख सकता। मायोपिया में आप जानते हो यानी निकट दृष्टि दोष में आदमी दूर का वस्तु नहीं देख पाता है। अब आपको ये बोला जा रहा है कि आंख के दोष को ठीक करने के लिए आप उसको जो लेंस आप दोगे उसके आंख में, वह किस तरह का लेंस आप दोगे, कितना डायोप्टर का होना चाहिए। अब यहाँ पर आप इक्वेशन क्या रखोगे? आप सबसे पहले डाटा इसका याद रखो। इसमें बस आपको दिया हुआ है कि 2 मीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। 2 मीटर से अधिक वह नहीं देख सकता है। अब आपको उससे अधिक आपको दिखाना है। अब देखो यहाँ पर जो आप फार्मूला अप्लाई करोगे वो अप्लाई करोगे 1/v - 1/u
इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये होता है लेंस फॉर्मूला और यही आपका कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों के लिए अप्लाई होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कॉन्केव लेंस है तो वहाँ f हो जाएगा माइनस में, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो ये हो जाएगा प्लस में। ये आप ध्यान रखना कि अगर आपको कॉन्केव दिया हुआ है तो फोकल लेंथ जो होगा वो होगा माइनस में, और अगर कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ होगा माइनस में, और कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस में। ठीक है, अवतल और उत्तल, उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, अवतल लेंस है तो माइनस में। ये आप ध्यान रखना और एक ही इक्वेशन आपका दोनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। अब देखो दूसरी बात आपको यहाँ क्या रखना है कि क्या आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। अब आपको इससे निकालना होगा कि आपका जो 1/v होता है, आपको v क्या होता है, ये v होता है कि इमेज का जो डिस्टेंस है वो, ठीक है, और u क्या होता है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो, और f क्या होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि 2 मीटर से ज़्यादा उसको नहीं दिख सकता। इसका मतलब ये हुआ कि 2 मीटर पर ही, 2 मीटर के अंदर ही आप उसका इमेज बना सकते हो, यानी 2 मीटर तक इमेज बना सकते हो। तो आपका इमेज का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है, यानी v दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा 1/2, और माइनस आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखो आपको कहीं पर भी 2 मीटर के बाद आपको रखना है, तो आप इन्फिनिटी पर रख दो उसको। तो आपने क्या किया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यहाँ पर आ गया इन्फिनिटी, क्योंकि आपको डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है तो आपको कहीं से भी उसका आई ठीक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसको रेंज इसका लंबा होना चाहिए, कहीं का भी सामान उसको दिख जाना चाहिए आसानी से। तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपका फोकल लेंथ ही आपको निकालना है, फोकल लेंथ आपको दिया हुआ नहीं है, तो फोकल लेंथ यहाँ आपका हो जाएगा 1/f। लेकिन आप ध्यान रखना ये कॉन्केव लेंस है, इसलिए आपका ये हो जाएगा -1/f। ठीक है, अब यहाँ से आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 1/infinity होता है 0, यानी 1/f अगर आप निकालो तो ये आ गया आपका -1/2। आप माइनस उधर से इधर ले आओ, यानी यहाँ से फाइनली आपका f क्या निकल गया, f निकल गया -2। और आप जानते हो कॉन्केव मिरर का हमेशा जो फोकल लेंथ निकलेगा वो माइनस में ही निकलेगा, और पावर भी माइनस में ही होगा। तो पावर क्या होता है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया हुआ है कि पावर होता है 1/f। ठीक है, 1/ अगर फोकल लेंथ आप निकालते हो तो ये हो जाएगा उसका पावर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना हमेशा f मीटर में ही होना चाहिए। यहाँ आपको 2 मीटर दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो पावर इसका क्या हो गया, पावर हो गया 1/2। ठीक है, तो क्योंकि आपका f जो था वो 2 निकला और वो मीटर में ही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 1/2 डायोप्टर यानी हाफ डायोप्टर, ये हो गया -1/2 डायोप्टर। ठीक है, तो आपका पावर क्या हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। इसका आप ध्यान रखना, यहाँ जो 2 लोगे यानी फोकल लेंथ लोगे वो हमेशा मीटर में होना चाहिए, तभी आपका डायोप्टर में निकलेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया -0.5 डायोप्टर। ऐसे भी अगर दूर देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको पावर जो लगेगा वो हमेशा माइनस का लगेगा, तो आप थोड़ा सा यहाँ से भी समझ सकते हो। तो आपका आंसर हो गया -0.5 डायोप्टर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी के कोणीय आवर्धन को बढ़ाया जा सकता है डैश बढ़ाकर। क्या बोला जा रहा है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी है यानी सिंपल माइक्रोस्कोप है, उसका आप किस तरह से जो मैग्नीफाइंग पावर है उसको आप बढ़ा सकते हो। किस तरह से बढ़ा सकते हो, अगर लेंस का क्षमता आप बढ़ा देते हो तो उसका मैग्नीफाइंग पावर भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिदीप्त प्रकाश नालिका के वैद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चौक संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है। क्या होता है इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य होता है विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित करना। ठीक है, प्रदीप्ति प्रकाश नालिका, ये आपका ट्यूब का किया जा रहा है यहाँ पे, फ्लोरोसेंट ट्यूब, आप जो घर में ट्यूब यूज करते हो, ठीक है, ट्यूब लाइट, उसके लिए विद्युत परिपथ के साथ आप जानते हो श्रेणी क्रम में चौक यूज किया जाता है। आप चौक लगाते हो बाहर में, जो आप ट्यूब यूज करते हो, ठीक है, ट्यूब के नीचे आप देखते हो कि एक चौक लगा हुआ होता है। तो चौक का काम क्या होता है, चौक का काम होता है कि विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना, ताकि आपका जो फ्लक्चुएशन होता है वह नहीं आए और आपको लाइट अच्छे से मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु को दर्पण के मध्य 72 डिग्री के कोण पर रखी हुई है, बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। क्या बोला जा रहा है कि आपने दर्पण को 72 डिग्री के कोण पर रखा है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, वही यहाँ पे बोला जा रहा है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो आपको इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं आता है तो वो फॉर्मूला होता है आपका n = 360 अपॉन थीटा
-1। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लो। क्या होता है कि नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 360 अपॉन थीटा, जो एंगल आपका दिया हुआ है -1 कर दोगे तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो जनरली जितना भी क्वेश्चन आपका आएगा इसमें कुछ और वेरिएशन है, लेकिन जब वो मैं पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स आपको सिलेबस सॉरी जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तभी मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी आप इतना जान लो कि ये एक फॉर्मूला होता है जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। अब देखो क्या बोल रहा है, कोई वस्तु को दर्पण के मध्य 72 डिग्री के कोण पर रखी हुई है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो आपका क्या हो जाएगा 360 अपॉन 72 -1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो कट जाएगा 5 बार में, और आपका नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो गया, ये हो गया 4, 5 - 1 यानी 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इससे जो फॉर्मूला आया उसको याद रखना है।